हेलो व्यूअर्स, हमारे एग्जाम स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज जैसे कि आप देख ही रहे होंगे, यूपीपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2022 जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम होता है जो हाल ही में 12 जून को कंडक्ट किया गया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। और इसमें दो पेपर होते हैं, GS1 और GS2। जो GS2 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, जो सीसेट बोलते हैं इसे। और जो फर्स्ट पेपर होता है वो GS होता है, जनरल स्टडीज के का होता है। और आज हम उसी पेपर का एनालिसिस लेकर के आए, उसके आंसर के लेकर आए हैं और एकदम सटीक आंसर के साथ में लेकर के आए हैं। इसे हम तीन पार्ट में कंप्लीट करेंगे। हमने इसमें 50-50 क्वेश्चंस को लिया है। तो पार्ट 1 में हम 50 प्रश्न देखेंगे और सेकंड में भी इसी तरह हम 50 क्वेश्चंस और थर्ड पार्ट में भी 50 क्वेश्चन इसमें हम देखने वाले हैं। यूपीएससी यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग का जो पेपर हुआ था और उसका जो पार्ट 1 है 50 क्वेश्चंस का, वो हम दे चुके हैं। और 50 क्वेश्चंस के बाद में जो बाकी क्वेश्चंस हैं 50 प्रश्न बचते हैं, उन्हें भी कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं, उनका एनालिसिस कर रहे हैं, उनके जो आंसर्स हैं उनको उनके जो सोर्सेस हैं हम उन्हें कलेक्ट कर रहे हैं और वहां से उनके क्वेश्चंस को उठा रहे हैं, क्वेश्चंस को देख रहे हैं, उनके आंसर क्या होने चाहिए, जो सटीक आंसर होने चाहिए। तो उसमें टाइम लग रहा है, तो जल्द ही वो 1 से 2 दिन के अंदर आपको हो सकता है कि पार्ट 2 यूपीएससी वाला पेपर का भी आ जाए। तो आज हम पहले पेपर यूपीपीएससी का जो GS1 पेपर है, जो GS पेपर 1 है, और इस पेपर में आज हम 50 क्वेश्चंस को इसमें देखने वाले हैं। एनालिसिस के साथ देखेंगे, क्वेश्चंस को देखेंगे, जो फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे उनके हम आंसर डायरेक्टली आंसर ही देंगे और बाकी को हम इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं अपना सेशन। लगातार वीडियो पर बने रहिए और देखिए, ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट हैं कि जितने भी पीसीएस एग्जाम होते हैं, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप बात कर लें यूपीपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए कर लें, यूकेपीएससी के, एमपीपीएससी के लिए, तो उन सभी प्रश्नों में, उन सभी पेपर्स के लिए, एग्जाम के लिए बहुत ही आंसर्स, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। यहाँ से कभी कभी एक दूसरे आयोग से क्वेश्चंस को उठा लेता है अलट पलट करके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। हम ज्यादा बातें नहीं करते हुए चैनल पर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। सूची 1 और सूची 2, दो सूची दी गई है और इन सूचियों को हमें आपस में सुमेल करना है इनके नियुक्ति वर्ष से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंधवी समिति और PK थुंगन समिति, और ये सभी जो समितियां हैं, सभी ये पंचायती राज से संबंधित है और इनकी जो नियुक्ति का वर्ष है वो उनके सामने दिया गया है। तो इन्हें हमें कोड के माध्यम से सही देखना है कि कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति की, तो जो 1957 में आई थी। तो 1957 में आई थी ये, तो इसको हम ऑप्शन A को 1 से ही हम इसको मैच करेंगे। ठीक है, ये 1 मैच कर लेंगे। अशोक मेहता समिति इसके लगभग 20 साल बाद, यानी कि 1977 में, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो A और B हमारे ऑप्शंस में कहाँ देखते हैं, तो ऑप्शन B में हमें ये दिखता है। तो इस तरह देखें तो हमारे 1, 2, 3 और 4 ये सभी सुमेल हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आयोग ने यहाँ पर दिया, घुमाने वाला दिया, लेकिन आसान दिया। अगर जिसने भी इनके नियुक्ति वर्षों को याद करके रखा है तो वो इस क्वेश्चन को जरूर करके आया होगा। ठीक है, तो अशोक बलवंत मेहता समिति जो थी 1957 में आई, अशोक मेहता समिति 77 और सिंधवी समिति जो आई थी वो 86 और थुंगन समिति 88 में, उसके 2 वर्ष बाद ही। तो ऑप्शन नंबर B जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक, 1, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, यानी कि DDT एक डैश है, तो ये क्या है, पूछा है ये क्या है। जैव रासायनिक प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है या जैव अपघटनीय प्रदूषक है
ये गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है। तो जो DDT है, ये जो डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन है, ये एक अजैव अपघटनीय प्रदूषक है। क्या है? अजैव अपघटनीय प्रदूषक का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से दो सही सुमेल हैं। दो सही सुमेल हैं इनमें, तो दो कौन से सुमेल हैं इसमें हमें ये चेक करना है। एक तरफ जाति दी गई है और एक तरफ जनजाति दी गई है। देखिए कैरिय जनजाति, जो कैरिय जनजाति है ये उड़ीसा से रिलेटेड है, एकदम ये क्वेश्चंस यहाँ पर सही है। तो एक से देखें तो हमारे ए और बी हमारे यहाँ बनते हैं, लेकिन सी और डी नहीं बनते। सेकंड है कुकी जनजाति। कुकी जनजाति देखिए ये उत्तर प्रदेश दे रखा, लेकिन उत्तर प्रदेश नहीं है। जो कुकी जनजाति है वो असम में पाई जाती है, और जो म्यांमार देश है वहां पर जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है वहां पर ये निवास करती है। तो ये नहीं होगा, दो यहाँ पर नहीं होगा। तो दो हमारे यहाँ से कट गया और यहाँ से भी कट गया। तो ऑप्शन बचता है हमारे साथ ऑप्शन नंबर बी 1 और 4। यादवी जनजाति ये राजस्थान की नहीं है, ये आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है ये आंध्र प्रदेश की जनजाति है। और जो पालियन जनजाति है ये तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो इस तरह से 1 और 4 यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम सही आंसर होगा। ठीक, तो कुकी असम से है और यादवी जो है वो आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन नहीं है। देखिए बायोमास ऊर्जा का जो स्रोत है, बायोमास से क्या चीज होती है, जो हमारी जो जितने भी जो जैसे जीव जंतु होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं से प्राप्त होता है हमें ये। टहनियां हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं, तो इन सब से हमें ये प्राप्त होती है। जीव हैं, इनकी पौधे हैं, इन सब से हमें ये प्राप्त होता है। तो जो परमाणु ऊर्जा है वो हमें इनसे प्राप्त नहीं होती। हमें लकड़ी प्राप्त होती है, गोबर भी प्राप्त होता है और कोयला भी। देखिए हमें परमाणु ऊर्जा यहाँ से प्राप्त नहीं होती। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो बी है ये यहाँ पर सही आंसर होगा। ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। देखिए बायोमास ऊर्जा या बायो ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा है जो जैविक पदार्थों जैसे जला, वन की लकड़ियां, टहनियां, मृत वनस्पति, मवेशियों का गोबर, पशुधन की खाद और मृत पशुओं के अवशेष से प्राप्त होती है। और यही बायोमास ऊर्जा वही इनकी यही बायोमास एनर्जी है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, परमाणु ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा। तो ये कौन थे जिन्होंने इसका जो अनुवाद है वो फारसी में अनुवाद किया और उसको तूतीनामा नाम दिया। तो ये थे ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। व्याख्या में देखें शुक सप्तती क्या है। देखिए शुक सप्तती क्या है, तोते की 70 कथाएं हैं और ये कथा संग्रह है जो मूलतः संस्कृत में रचा गया था। और अपने गृह स्वामी के परदेश चले जाने पर कोई पालतू तोता अपनी स्वामिनी को हर रात एक कहानी सुनाता था। और इसकी विस्तृत वाचनिका के लेखक जो चिंतामणि भट्ट हैं, 14वीं शताब्दी से पहले ही इसका अनुवाद फारसी में हो चुका था, लेकिन यह अनुवाद बहुत अच्छा नहीं रहा। और उसके बाद में फिर इससे जो नक्शबी हैं वो इसे असंतुष्ट थे। उस असंतुष्ट होने के बाद इन्होंने फारसी में इसका फिर से अनुवाद किया और उसका नाम तूतीनामा रखा। क्या रखा? तूतीनामा रखा। तो यहां से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर बनता है। ख्वाजा जिया उद्दीन नक्शबी जो हैं ये तूतीनामा के लेखक हैं और तूतीनामा फारसी में अनुवादित क्या है? शुक सप्तती का रूप है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। कौन करती है? इनकी भारत का जो महानियंत्रक लेखा परीक्षक है वो अपनी रिपोर्ट किसको देता है? तो वो ये जो रिपोर्ट देता है वो लोक लेखा समिति को देता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, लोक लेखा समिति। देखिए लोक लेखा समिति जो है सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करने वाली एक समिति है और इसका गठन भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ। और वर्तमान में इसमें 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से जो
15 सदस्य लोकसभा से और 7 जो सदस्य होते हैं वो राज्यसभा से होते हैं। तो 15 और 7 का ये कॉम्बिनेशन होता है। जो लोकसभा के जो 15 सदस्य होते हैं इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, और राज्यसभा की 7 सदस्यों की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति के द्वारा होती है, और इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष होता है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो किस राज्य में किया गया? तो ये कर्नाटक राज्य में किया गया। कर्नाटक राज्य में किया गया था। ठीक है। कर्नाटक के सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी मंत्री CN अश्वत्थ नारायण ने देश के पहले डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का उद्घाटन किया, और ये किसके द्वारा बनाया गया? बेंगलुरु स्थित कंपनी है एक्वा क्राफ्ट ग्रुप वेंचर्स के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो यहां से आपको दोनों बातों को याद रखना है, कौन सी कंपनी ने इसको लॉन्च किया, बनाया, और किस राज्य में ये शुभारंभ इसका किया गया। क्वेश्चन नंबर 8, अप्रैल 2022 में दिए गए स्मार्ट सिटीज इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और 2 को सुमेल करना है कि किस श्रेणी में किस शहर को ये अवार्ड मिले हैं। संस्कृति, शासन, सामाजिक पहलू, नगरीय पर्यावरण, और एक तरफ विजेता जो नगर है उनको इसमें दिया गया है। तो ये कौन कौन से ऐसे शहर हैं जो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया? देखिए, अगर हम बात कर लें संस्कृति के बारे में बात करें तो संस्कृति के जो क्षेत्र में जो संस्कृति श्रेणी है, इस श्रेणी में इंदौर को यह पहला प्राइज दिया गया, इंदौर को, तो ए का। और शासन में देखें तो शासन के श्रेणी में दिया गया वडोदरा को 2-1 हमारे 2 ऑप्शंस में है, डी में भी है और टी में भी है। चलिए आगे बात करते हैं सामाजिक पहलू और नगरीय पर्यावरण। जो सामाजिक पहलू की श्रेणी में जो ये पुरस्कार दिया गया, ये दिया गया तिरुपति को, और जो नगरीय पर्यावरण है इसमें दिया गया भोपाल को। तो 2-1 4 3 2 2 1 4 3 बनता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर बनता है। तो संस्कृति में इंदौर को, शासन में वडोदरा, सामाजिक पहलू में तिरुपति और नगरीय पर्यावरण में भोपाल को ये अवार्ड प्राप्त हुए। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कृषि क्षेत्रों में छूटों यानी कि फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो ये 4 कथन दिए गए, 4 में से आपको जो सही है वो से हमें इसमें चुनना है, और 2 कथन यहाँ पर सही है। भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरकों पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। कथन 2, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियां प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, और विश्व व्यापार संगठन के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं, परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। ये ऑप्शन गलत है, ऐसा नहीं करता WTO। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं, नहीं, अप्रत्यक्ष में नहीं आती, प्रत्यक्ष में भी आती हैं। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर 1 कथन 1 और कथन 2 को हम देखें, ये किसानों को बिजली और सिंचाई पर दी जाने वाली जो कटौतियां हैं यानी कि जो सब्सिडीज है वो प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती हैं, एक ये सही है। और इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक, जैसे हम खाद लेते हैं तो खाद पर हमें सब्सिडी मिलती है, तो ये हमारी अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तो ये दोनों कथन हमारे सही हैं, 1 और 2, बाकी 2 गलत हैं। तो 1 और 2 ऑप्शन यहाँ पर सही होगा ए, ऑप्शन ए 1 और 2 ये सही आंसर होगा। 10, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी कि संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और कई बार आपने ये पढ़ा होगा, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। कितनी बार प्रश्न ये PCS एग्जाम में पूछा गया। तो 1986 आंसर इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर ए में। अप्रैल 2022 में निम्न में से
कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट बनी, यानी कि राष्ट्रपति बनी है? तो इनका जो नाम है वो है तंजानिया के सामिया सुलुहु हसन है, और वहाँ के एक राष्ट्रपति थे जो उनका नाम है मोंगूफ अली, तो वो बीमार हो गई और उनके बाद में फिर सामिया उल हसन को वहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो सामिया सुलुहु हसन जो को तंजानिया के पहले राष्ट्रपति हैं और पूर्व राष्ट्रपति जॉन मूंगफली की बीमारी में से हुई मौत के बाद उन्होंने इस पद को संभाला। 12 नंबर, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता, ये हमें चेक करना है। भूतापीय, नाभिकीय, पवन या फिर बायोमास। देखिए जो भूतापीय है, भूतापीय यानी कि भूमि के ताप के द्वारा निकलने वाली, तो भूतापीय तो हो गए जो सूरज की जब तपान पड़ेगी उस पर तभी वो ऊर्जा बनेगी, तो एकदम ये तो है सूर्य से उत्पन्न होती है, तो ये आंसर नहीं बनेगा। पवन ऊर्जा ये भी बनती है और बायोमास ऊर्जा ये भी है, लेकिन जो नाभिकीय ऊर्जा है ये नहीं सूर्य के द्वारा, सूर्य की ऊर्जा से उत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, नाभिकीय ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 14 है। 13 क्वेश्चन यहाँ पर छूट गया है, चलिए आगे देखते हैं। तो 14 है, निम्न सूची A1 और 2 है, में एक तरफ अनुसूची दी गई है, एक तरफ विषय दी गई है। तो देखिए सबसे पहले एक सबसे आसान यहाँ पर देखिए जो भाषा दी गई है 8वीं अनुसूची में भाषा है, तो डी का 3 हम चेक कर लेते हैं, डी का 3, तो डी का 3 एक ही ऑप्शन में सी है, तो यही आंसर हमारा सही होगा। अगर आपको इतना भी याद है तो एकदम आंसर क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से करके आ सकते हैं। बाकी हम देख लेते हैं। देखिए तीसरी अनुसूची ये क्या है, इसमें शपथ का दिया गया है, शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप है। चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में राज्य विधान परिषदों की स्थापना और उनका आवंटन, स्थानों का जो आवंटन है वो दिया गया है। और जो 7वीं अनुसूची है उसमें क्या है, सरकार और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची है, मतलब जो समवर्ती सूची होती है, जो 3 सूची है हमारी, ठीक है, तो वो इसमें 7वीं अनुसूची में है। तो इस तरह से ये 2, 1, 4, 3 यहाँ पर सही बनता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? वैश्विक के नहीं केंद्र होगा, यहाँ पर केंद्र कर लेंगे, ये केंद्र, वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। कहां पर? तो ये भारत के जामनगर में स्थापित कर रहा है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, भारत के जामनगर में औषधि का, परंपरागत औषधियों का एक वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। 16 निम्न 2 कथन है और कथन कारण वाला सवाल है, और लेते कथन क्या, 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। बात एकदम सही है, लेकिन हम कारण भी पूछते हैं क्या कारण हो सकता है, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, इसीलिए 73वें संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। तो ए और आर हमारे दोनों सही हैं, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। ठीक, चलिए 16 के बाद 17 नंबर है। एक तरफ सूची है, व्यक्ति हैं, उनकी संबंधितता दी गई है, किससे है, इसमें भी हम देखिए बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच सकते हैं। देखिए इसमें हम MS स्वामीनाथन को हम जानते हैं। जो MS स्वामीनाथन है वो किससे जुड़े हुए हैं? MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से जुड़े हुए हैं, तो ए को 3 से मैच कर लेंगे। एक और इसमें देखिए वर्गीज कुरियन, जो वर्गीज कुरियन है, वर्गीज कुरियन ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसको हम यहां से मिला लेंगे, बाकी हमें मिलाने की जरूरत नहीं है, आ जाएगा। वैसे देख रहे थे एल के झा और मोरारजी देसाई, तो एल तो पहले हम 2 इनको देखें, ए का 3 हमारे एक में ही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही।
ए का 3, बी का 4 यानी कि एल के झा आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित है, और जो मोरारजी देसाई हैं ये किससे संबंधित है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंधित है। तो इस तरह से 3, 4, 2, 1 यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए शक विजय के संदर्भ में सबसे पहले सबा जो प्रमाण है वो इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं, किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की, और इन मुद्राओं की जो तौल है लगभग 33 ग्राम क्या हुआ करती थी। तो दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो इनकी जो मुद्राएं हैं वो 33 ग्राम की होती थी, और जो इसके जो प्रमाण है इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ए और दोनों ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। ऊष्म गतिकी है इनकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। तो कार्बन का जो सबसे स्थिर रूप है वो कौन है। देखिए यहाँ पर जो कार्बन का सबसे स्थिर रूप है वो ग्रेफाइट होगा। क्यों होगा देख लेते हैं। देखिए हीरे में कार्बन की जो तापीय धारिता में परिवर्तन ग्रेफाइट के रूप में ऋणात्मक होता है, और यह दर्शाता है कि ग्रेफाइट हीरे की तुलना में अधिक स्थिर होना चाहिए। ग्रेफाइट का गलनांक हीरे से अधिक होता है। इसका तात्पर्य है कि यह एक ऊष्म गतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर अपरूप है। क्या है ये, एक अपरूप है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही आंसर होगा, ग्रेफाइट। सूची 1 और सूची 2 है, दोनों को मिलाना करना है हमें। एक तरफ जलप्रपात दिए गए हैं और एक तरफ उनकी अवस्थिति दी गई है कहां कहां पर। देखिए दूधसागर, बरकाना, खंडाधार और पलानी। जो दूधसागर है वो कर्नाटक और गोवा दोनों के सीमा पर स्थित है ये। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 4 से भी दिया गया है, 1 और 4 से भी हम इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा, और कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने यहाँ देखिए कुछ सोर्स लिए थे और वहां से मैंने इनको कलेक्ट किया। देखिए दूध सागर जो जलप्रपात है वो कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। बहुत ठीक है, कर्नाटक गोवा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें बरकाना जलप्रपात की, जो बरकाना जलप्रपात है वो सीता नदी पर स्थित है और ये कर्नाटक राज्य के शिमोगा जिले में अगुम्बे के पास में स्थित है। तो बरकाना जो है वो कर्नाटक से मिलाएगा। बरकाना बी को हम 1 से मिलाएंगे, बी को 1 से मिलाएंगे और ए को हम मिलाएंगे 4 से। ठीक। खंडाधार जलप्रपात भारत के उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित एक जलप्रपात है। जो खंडाधार जलप्रपात है ये क्या है, उड़ीसा राज्य में है। तो सी का 2 और जो पलानी है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो 4, 1, 2, 3 आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। कुछ यहाँ पर जो आंसर मैंने देखा कुछ यूट्यूबर्स दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी को भी दे रहे हैं, लेकिन जहां तक मुझे जानकारी, मैं उनको गलत नहीं कह रहा कि वो गलत है, लेकिन जहां तक मैंने सर्च किया और जहां तक मैंने देखा वहां से मैंने मेरा आंसर किया है 4, 1, 2 और 3। और बाकी हम देखते हैं कि जो आयोग की जो आंसर की आएगी वो अपने आंसर की किससे देते हैं, किस ऑप्शन के साथ में देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, टी माल्थस ने दी माल्थुसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है किससे। तो ये प्रसिद्ध है, संबंधित है जनसंख्या से। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, जनसंख्या से। देखिए माल्थस के अनुसार यदि जनसंख्या को नियंत्रित छोड़ दिया जाए तो किसी भी देश की जो जनसंख्या वो 25 वर्षों में दुगनी हो जाएगी, जबकि इस अनुपात में संसाधन में वृद्धि नहीं होती। संसाधन के अंतर्गत माल्थस ने खाद्यान्न की उपलब्धता को रखा कि कितना खाद्यान्न उपलब्ध है, और इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी देश की जनसंख्या में वृद्धि जो होगी वो गुणोत्तर श्रेणी या ज्यामिति में होती है। इसने 3 अवस्थाओं को बताया, क्या, संसाधनों की तुलना में जनसंख्या की मांग कम, सेकंड खाद्यान्न उपलब्धता और जनसंख्या की मांग बराबर हो,
या खाद्यान्न की तुलना में जनसंख्या की मांग अधिक हो। तो ये 3 अवस्थाएं दी माल्थस ने। तो ये जनसंख्या से संबंधित है, दी माल्थुसियन थ्योरी। ऑप्शन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल्स क्या है? और ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी नहीं, एक जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या काम किया, कोविड-19 चल रहा है और कोविड-19 के दौरान उन्होंने एक पार्टी लॉन्च कर दी, पार्टी में हिस्सा लेने लगे, जहां से कोविड-19 के जो भी रूल्स थे उन सबको उन्होंने तोड़ दिया, उन सबका उल्लंघन कर लिया और इसी के आधार पर उन पर गेट स्कैंडल्स लगाया गया। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है द गेट स्कैंडल्स। अब उनके बाद में क्या, उनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव की भी बात चल रही है, इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव लाएगा। और हाल ही की घटना ये देखिए, क्वेश्चंस कहां से ढूंढा है पीसीएस ने, ये शायद मार्च अप्रैल या मई की बात है, ये शायद जून में भी है, जून की नहीं है। तो बहुत करंटली न्यूज है, 1 महीने के आसपास की है ज्यादा, तो वहां से क्वेश्चंस को उठाया है पीसीएस ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ये सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कोविड-19 के दौरान ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन को पार्टी करना उनके लिए संकट बन गया, और संकट बन गया कि पार्टी गेट मामले में उन्हें घेर लिया, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अब अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए तैयार है, उसका सामना करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है, बैसिलस हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा कारक है, किसका है? तो ये देखिए है, और हमारे जो श्वसन प्रणाली है उसको इफेक्ट करता है। तो यहाँ पर हमें जो इसका एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस है, आंसर्स है, वो निमोनिया होगा, ठीक है, निमोनिया से संबंधित है। बाकी मेनिंजाइटिस जो होता है, मस्तिष्क ज्वर, इससे भी नहीं है, इन्फ्लुएंजा का या काली खांसी से नहीं है, ये हमारी जो श्वसन प्रणाली है उसको इफेक्ट करता है। तो निमोनिया सही आंसर होगा। तो हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा एक छोटा ग्राम नकारात्मक कोकोबैसिलस है, जो सामान्य रूप से मानव श्वसन पथ को उपनिवेशित कर सकता है। और एच यानी कि हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजा की 2 श्रेणियां हैं, एनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स और अनकैप्सुलेटेड स्ट्रेन्स। 24 निम्न में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? आप जानते हैं ओमीना का जलवा, ओमीना का जलवा तो आपने देखा होगा, ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प। तो ये क्या है? फ्लोरोकार्बन। तो ये क्या है? ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और हमने इसमें एक नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? वो नहीं लिया हमने, ऑर्गन को, ओमीना का जलवा, उसे ओजोन, ठीक है, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरोकार्बन, जलवाष्प। तो इस तरह से हम ग्रीन हाउसेस गैस हैं, तो ये है। बाकी ऑर्गन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरो, जलवाष्प और ओजोन, ये ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ये बात तब की है जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया, और जो वहां पर हमारे देश के जो छात्र थे वो फंसे हुए थे, वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, मेडिकल स्टूडेंट्स, तो उन्हें वापस से भारत लाया गया। तो कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो भारत ने ऑपरेशन गंगा चलाया, और इसी के नाम दिया ऑपरेशन गंगा, और इसके द्वारा ही वहां के जो छात्र थे उनको भारत वापस लाया गया। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना जो है, ये एक ऐसी योजना जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं या जो फुटपाथ पर बेचते हैं अपना कुछ भी सामान, उनके लिए इसको लेकर क्या है, और इसमें 10,000 रुपए उनको
ऋण के रूप में देने की बात की गई कि लोन के रूप में हमने 10,000 रुपये देंगे और जिसकी वापसी उन्हें 1 साल के अंदर करनी होगी। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही आंसर होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वनिधि योजना के द्वारा लाखों रेहड़ी और पटरी वालों को लाभ पहुंचाया और इस योजना को 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा चलाया गया। छोटे व्यापारी और रेहड़ी वालों को ऋण देने की व्यवस्था है और इसमें 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा और जिससे कि उनके कुछ आर्थिक मदद हो सके और 1 वर्ष के अंदर उन्हें किस्तों में उसको वापस करना होगा। तो ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए चलाई गई थी स्वनिधि योजना। 27 दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से सही है? यह 3 देशों में विभाजित, हाँ 3 में तो विभाजित है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, नहीं ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। एक वो कैसे सही है, देखिए यहाँ पर ये फुटपाथ ऐसे करते हैं। देखिए बोर्नियो जो है वो जिसे इंडोनेशिया भाषा में कालीमंतान, मलय में बोर्नियो कहते हैं और अंग्रेजी में बोर्नियो कहते हैं। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। विश्व का तो तीसरा है लेकिन अगर एशिया का बात करें तो एशिया के रूप में ये सबसे बड़ा है, विश्व का तीसरा है। और भौगोलिक रूप से ये जो घिरा हुआ है, उत्तर में जावा, पश्चिम में सुलावेसी है और पूर्व में सुमात्रा के द्वारा ये आपस में घिरा हुआ है। और ये इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई इन 3 देशों में बटा हुआ है। तो जो 3 है ये 3 देशों में बटा हुआ है बोर्नियो द्वीप। ये कुछ अधिकारी दिए गए हैं और उनके काम जो हैं वो क्या हैं ये दिया गया है। जो लतार है वो चुंगी का सुरक्षक है, इनके एक कोतवाल के रूप में काम करता था, ये सही है। ए का 1 और ए का 1 हमें एक ही ऑप्शन में मिलता है। और जो सहस्राधिपति है वो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का एक अधिकारी होता था, बट कोई चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी। और जो बलाधीप था वो ग्रामीण कर वसूली करने वाला एक अधिकारी था। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो डी है 1, 2 और 3 और ये सही आंसर होगा। भारत में किस धार्मिक समूह का सबसे अधिक भाग नगरीय है? अगर नगर में, जो नगर में रहते हैं तो ये रहते हैं जो ईसाई लोग हैं भारत में, वो अधिकतर क्या होते हैं, वो उनका जो अधिकतर जो भाग है वो नगर में रहता है, गाँव में वो निवास नहीं करते, शहरों में निवास करते हैं, नगरीय क्षेत्र में रहते हैं ईसाई लोग। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। बहुत ही आसान और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन सारे। चलिए विधानसभा में नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष हैं वो और उसके साथ में किस राज्य के हैं ये दिया है। क्वेश्चन नंबर 30 है। तो रमेश तावड़कर, कुलतार सांधवान, टी सत्यव्रत और रीतो खंडारी, तो ये किस से संबंधित हैं? तो देखिए जो रमेश तावड़कर हैं, ये गोवा के विधानसभा के निर्वाचित अध्यक्ष है। और जो कुलतार सांधवान है ये पंजाब, कुलतार, और टी सत्यव्रत मणिपुर और रीतो खंडारी ये उत्तराखंड की हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही बनेगा। ए, बी 1, 2, 3 और 4। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए और जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो इसमें 1, 2 ABCD से हमें आंसर्स तक पहुंचना है। तो 31 का जो सही आंसर क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा आपका ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर देखिए सी है वो इसका सही आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि देखिए 2, 2, 1, तो 2, 1 मतलब सबसे ज्यादा कानपुर के बाद में गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद में लखनऊ और लखनऊ के बाद में फिर आगरा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर बनेगा 2, 1, 4 और 3, ऑप्शन नंबर दो, 4, 1, 3। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार में बाद में अगर देख करके आप इसको
क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ मैं इसे, और एक बार अच्छे से करके इसको मैं कमेंट में इसको आंसर को क्लियर करूंगा। ठीक, कुछ कंफ्यूजन अभी इसमें कौन से डाटा, अभी तो डाटा भी नहीं, ईयर भी नहीं पूछा है, किस ईयर से, नगर के रूप में पूछा है या जिले के रूप में पूछा है। तो मैं इसको क्लियर करके आपको कमेंट में इसका आंसर दूंगा। 31 को आप छोड़े, स्किप कर दें, बाद में देखेंगे। चलिए, कौन सा सही सुमेल है? देखिए, देव समाज बनारस, कुछ सभाएं और समाज दी गई हैं और उनके जो कहाँ पर उनकी स्थापना की गई ये दिया गया। तो एक सही सुमेलित है, कोई सा एक सम्मिलित है इसमें, तो इसमें जो सही सुमेल है वो कौन है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पर एकदम सही है। जो सनातन धर्म रक्षणी सभा है इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, और सही देखें तो जो शिव नारायण जो देव समाज है, देव समाज की स्थापना 1887 ईस्वी में लाहौर में की गई थी शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, और 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा ने की थी। ये हरिद्वार में इसकी की गई थी, दिल्ली में नहीं की गई थी। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है, 1883 में जो सनातन धर्म रक्षणी सभा है इसकी स्थापना 1883 में की गई, और राधा स्वामी सत्संग की जो स्थापना है वो शिव दयाल साहब के द्वारा 1861 में आगरा में की गई थी। तो इस तरीके से हम सारे ऑप्शंस को भी क्लियर कर लिया है। चलिए 32 के 33, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम्य नगरीकरण यानी कि अर्बेनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया? तो ये बताने वाले थे जीएस धुरिये, जीएस धुरिये थे बताने वाले। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नई दिल्ली में किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? देखिए, 14 अप्रैल 2022 से इनके संविधान निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो 3 मूर्ति भवन है, और 3 मूर्ति भवन की जो परिसर है वहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय के प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम बनाया गया, और उसका उद्घाटन किया गया 14 अप्रैल के दिन। और पहला टिकट भी इन्होंने ही खरीदा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उद्घाटन किया गया था। तो जो परिवर्तित किया गया है वो है 3 मूर्ति भवन। ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सही होगा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा? तो पहला जो सौर ऊर्जा से संचालित पहला हवाई अड्डा वो चीन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सी वाटरशेड परियोजना भारत सरकार की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो ये जो परियोजना है वो हरियाली है, ठीक है, वो हरियाली है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। देखिए, हरियाली केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित एक वाटरशेड विकास और प्रबंधन कार्यक्रम है, और यह विकास परियोजना ग्राम पंचायत स्तर पर जनभागीदारी से क्रियान्वित की जा रही है। इसका जो उद्देश्य है वो है सिंचाई के लिए वर्षा जल की एक एक बूंद का सिंचन करना, ग्राम समुदाय के लिए आय के स्थायी स्रोत बनाने को साथ साथ पेयजल आपूर्ति के लिए वृक्षारोपण करना, और थर्ड है वर्षा जल संचयन और प्रबंधन में पंचायत के आय से नियमित स्रोत सृजित कर ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन करना। ये इसके महत्वपूर्ण कुछ उद्देश्य हैं हरियाली के। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही आंसर होगा। 37, युग में कौन एक सही सुमेल नहीं है? कौन एक सही सुमेल नहीं है? तो देखिए, इसमें जो ईश्वर वर्मन जौनपुर प्रस्ताव ये सही है, और यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही नहीं दिया गया है। जीविका गुप्त सेकंड देव वर्णांक अभिलेख ये भी सही है, और जो हरहरा पाषाण अभिलेख है वो ईशान वर्मन का है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर वो गलत दिया गया है। कनिंघम को जौनपुर की बड़ी मस्जिद में प्रस्तर खंड पर ईश्वर वर्मन का एक अभिलेख मिला है, जौनपुर। 38 सूची है, और इनको संबंधित करना। देखिए, गोल्डन क्रांति, ग्रे क्रांति, पीली क्रांति, काली ब्लैक क्रांति। जो गोल्डन क्रांति है वो किससे संबंधित है? ग्रे क्रांति ये किससे है?
देखिए जो गोल्डन क्रांति है और जो है ये है बागवानी और शहद से संबंधित। ग्रे क्रांति, जो ग्रे क्रांति है ये है उर्वरक से, फर्टिलाइजर से। पीली क्रांति आप जानते हैं तिलहन से संबंधित है। और जो ब्लैक क्रांति है ये है पेट्रोल से। तो 2413 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। कौन सी पर्वत श्रेणियां हिमालय में अवस्थित है? देखिए चो, औंग, ल्हासे, अन्नामलाई, सिरुमाली। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अन्नामलाई जो पास श्रेणी है वो आपको दक्षिण में मिलती है, ना कि उत्तर में। तो जहां जहां पर 3 है उसे खत्म कर दो। 3 यहाँ पर भी खत्म हो गया, 3 यहाँ पर ये भी खत्म, 3 यहाँ पर ये भी खत्म, बचता है 1 और 2। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर होगा। 1 और 2 यानी कि जो चो, औंग और ल्हासे जो है ये दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित हैं, ये पर्वत श्रेणी है। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कौन एक युग्म सही सुमेल नहीं है? रेयान रूपांतरित स्टार्च, एस्पार्टेम संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये नियोप्रीन रबड़, ये भी ठीक है। जो रेयान है वो नहीं है, रेयान यहाँ पर गलत दिया गया है, वो रूपांतरित स्टार्च नहीं होता ये। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा, सुमेल नहीं है ए वाला। देखिए जो रेयान है वो पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु यानी कि क्या है, एक फाइबर है, ठीक है, जो संश्लेष रूपांतरित स्टार्च नहीं है। 41 है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालानुक्रम व्यवस्था की। देखिए मुद्दकी का युद्ध, पार्टनोवा, शंकरखेड़ा का युद्ध, बोधरा का युद्ध। तो इसका क्या आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। और कब कब ये युद्ध लड़े गए वो भी देख लेते हैं हम। देखिए जो मुद्दकी का युद्ध है वो 18 दिसंबर 1845 को लड़ा गया। और पार्टनोवा का युद्ध 1781, शंकरखेड़ा का युद्ध 11 अक्टूबर 1724 और बेदरा का युद्ध 1759। तो सबसे पहले हम इसमें शंकरखेड़ा का युद्ध आएगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि सबसे पहले हम इसको लेंगे। उसके बाद में हम 24 के बाद में चलें तो 24 के बाद में लेंगे हम बेदरा का युद्ध, यानी कि बेदरा का युद्ध, इसको लेंगे हम सेकंड नंबर पर। और उसके बाद में हम लेंगे 1781 के पार्टनोवा का युद्ध 2, 3, उसके बाद में 3 नंबर पर इसे लेंगे। और 4 नंबर पर 1845 को मुद्दकी का युद्ध, इसे हम 4 नंबर पर लेंगे। तो 3, 4, 2, 1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो 1975 में जो स्थापित किया गया था वो कतर्निया घाट को किया गया था, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, कतर्निया घाट। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये जर्मनी में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। रूर जो क्षेत्र है, कोयला क्षेत्र है, ये जर्मनी में स्थित है। निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना हमारा क्या है? मौलिक कर्तव्य है। प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, देखते हैं। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। और राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की सुरक्षा करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। लेकिन प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करना हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ये डीपीएसपी के अंतर्गत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पर सही आंसर होगा। और भाग 4 में 51 में ये मौलिक कर्तव्य है, स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इनको जोड़ा गया था। तो मौलिक कर्तव्य इनके फंडामेंटल ड्यूटीज का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के और भाग 4 के में किया गया है। वर्तमान में जो मौलिक कर्तव्य 11 हैं और जो 11 मौलिक कर्तव्य जिनका हमें प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो इनका पालन करेगा। और इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अंगीकार किया गया। और इनका संरचना का निर्माण जो है वो कहाँ, रूस की संरचना के आधार पर किया गया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर इनके संरचना निर्धारित की गई। और पहले इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन जब 11 मौलिक कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन किया गया तो उसके दौरान फिर एक मौलिक कर्तव्य को और जोड़ा गया, जो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं प्रत्येक नागरिक के। ठीक, 45 दो सूची है भवन और निर्माणकर्ता। देखिए सुल्तानगढ़ी, जो सुल्तानगढ़ी है, लाल महल। देखिए जो लाल महल है ये जो बलबन है, बलबन का मकबरा है और ये दिल्ली में स्थित है। तो हम इसे डायरेक्ट करेंगे बी का।
बी का 4, बी का 4, बी का 4 हमें दो ऑप्शन में मिलता है। चलिए आगे जाए। जमात खाना मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाई गई थी अजमेर में। डी का 2, डी का 2 और बी का 4, बी का 4, बी का 4, बी का 2, बी का 4 ये बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही बनेगा। जो सुल्तानगढ़ी है ये भी ये इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया और जमात खाना मस्जिद इसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया। ये भी दिल्ली में है, बस बाकी सभी दिल्ली में है। बाकी जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में है। तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली में बनवाया गया और लाल महल बलबन के द्वारा। और जो सुल्तानगढ़ी का किला है ये जो जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाई गई, ये भी दिल्ली में है। और जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो अजमेर में है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसको बनवाया गया था। 46 है अनुमति योग्य जो आवाज है, जो शोर होता है वो क्या है, किस किस क्षेत्र में कितना होना चाहिए। आवासीय क्षेत्र के लिए, शांत क्षेत्र के लिए, औद्योगिक क्षेत्र के लिए, व्यापारिक क्षेत्र के लिए। तो इस प्रश्न का सही हम आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो आवासीय क्षेत्र है वहां पर हमें केवल जो 55 dB यानी कि डेसिबल तक की जो शोर है वही वहां पर अनुमति योग्य है, परमिशन है उतने की। तो शांत क्षेत्र है, शांत क्षेत्र में केवल 50 dB तक होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र में देखिए, जब औद्योगिक क्षेत्र है तो वहां पर तो थोड़ा ज्यादा होगा, वहां पर मशीनरियां भी चलेंगी, तो सी का हम करेंगे डायरेक्ट 4 से। और जो व्यापारिक क्षेत्र है वहां पर 50-65 तक होना चाहिए। जो मार्केट्स वगैरह होते हैं वहां पर 65 dB तक का शोर अनुमानित किया गया है। ठीक, 46 नंबर 47 गर्त दी गई है महासागर और उनके महासागर दे गए कौन कहां पर है। देखिए जो सबसे गहरा गर्त है वो मारियाना ट्रेंच है जो प्रशांत महासागर में है। तो हम ए का 3 से मिलान कर देंगे डायरेक्ट, ए का 3 से। आर्कटिक, हिंद और अटलांटिक या अंध महासागर में ये कौन कौन है, ये भी देखा है। जो ए का 3, तो दो ऑप्शन हैं ए की 3 के लिए। ठीक है, तो जो मेलोय गर्त है, ठीक गर्त नहीं लिखा, गर्त है ये मेलोय जो गर्त है ये है आपका आर्कटिक महासागर में। और जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर में है सुंदागर। ठीक, जो जावा और सुमात्रा है वहां आपको मिलेगी। और जो अंध है इसमें आपका मिलेगा प्यूर्टो गर्त, डी का 2। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, ए 3 4 1 2। क्या हुआ, ये आ गया। चलिए नेक्स्ट। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा है। तो वर्ष में तो सबसे ऊपर जो रहा वो चीन रहा है और चीन के बाद में आता है भारत, अपने देश का भारत, भारत के बाद में यूएसए का आता है जो स्टील के मामले में। तो ये वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की रिपोर्ट है जो मार्च 2022 में इसको लॉन्च किया गया, जिसमें जो चाइना है, चाइना फर्स्ट रैंक पर है और सेकंड पर आता है इंडिया और थर्ड पर जापान है और यूएसए है वो 4th पर है। ठीक है, तो ये टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं मार्च 2022 के में। तो चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, रशिया, साउथ कोरिया, जर्मनी, टर्की, ब्राजील और उसके बाद में लास्ट नंबर पर है ईरान जो 10वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये रिपोर्ट पे देख लें 48 के 49। पारिस्थितिकी के निकेत के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही है। यह उन परिस्थितियों की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है और प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। कौन से कथन यहाँ पर सही हैं, ए और बी में ए एक सही है या दोनों सही हैं या तीनों सही हैं, सॉरी तीनों नहीं, तो ये तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इनकी 1 और 2 दोनों सही हैं क्योंकि दोनों ही यहाँ पर कथन जो दिए गए वो एकदम
सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 50 नंबर और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कथन दिया गया है भूमध्य सागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। ठीक बात है, भूमध्य जो सागरीय जो जलवायु जो क्षेत्र होते हैं उनमें जो वर्षा है वो शीत ऋतु में, जो भूमध्य सागर से उठने वाली जो शुष्क जो हवाएं हैं वो गर्मियों में शुष्क जो हवाएं हैं वहां से उठती हैं और उठने के बाद में वो बारिश करती हैं, वर्षा करती हैं। और जो इनका कारण क्या होता है कि गर्मी में ये क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। जब शुष्क स्थलीय जो हवाएं होती हैं उनके प्रभाव में रहते हैं गर्मियों में, और इसीलिए ये क्षेत्र जो होते हैं शीत ऋतु में वर्षा करते हैं भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र। तो यहाँ पर ए और आर जो है वो दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। चलिए ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, इसमें हमने 50 क्वेश्चंस को देखा और 50 के बाद में 50 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे जो हम जल्द लेकेंगे एक दो दिन में ही। उसके बाद में एक दो दिन में यानी कि एक हफ्ते में तीनों पार्ट करेंगे जिसमें हम पूरे A150 क्वेश्चंस देखेंगे। आगे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं, पीसीएस है, यूपी में जैसे लेखपाल का एग्जाम होने वाला है, पैट का एग्जाम होने वाला है, तो उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्वेश्चंस को उठा लिया जाता है लेकिन उन क्वेश्चंस को उलट पलट कर दिया जाता है, तो बहुत ध्यान से देख लें, एक बार पूरी वीडियो को देखें। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम लग रही है तो आप स्पीड बढ़ा करके देख सकते हैं। ठीक, चलिए।